हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। जैसे कि सर्वप्रथम पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ, और उनके बाद में डच आए, और डच के बाद में अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों के बाद में डेनिश का आगमन हुआ, और डेनिश के बाद में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ, और सबसे बाद में स्वीडिशों का आगमन हुआ। तो दोस्तों, हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इन यूरोपीय कंपनियों ने भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाई, किस तरीके से इन्होंने अपनी कंपनियां लगाई और अपने व्यापार को धीमे धीमे किस तरीके से आगे बढ़ाया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें आज हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे, और हम इसके ओनली 2 पार्ट बनाएंगे इस टॉपिक के। तो इसमें आज हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे, और आपकी जो क्लास रहेगी वो जो है थ्योरी बेस्ड क्लास रहेगी। यानी हम इसमें जो है आपको डिटेल में सब चीज़ डिटेल में बताकर चलेंगे। और इसके लिए जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, तो उसके लिए हम अलग से क्लास लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यूरोपीय लोग प्रारंभ में जो है व्यापार के लिए भारत आए थे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी नई जमीनों की तलाश में थी, जहां से वह सस्ते दाम पर माल खरीद सके और वापस यूरोप ले जाकर ऊंची कीमत पर बेच सके। देखो, जो यूरोपीय कंपनियां थी तो वो नई जमीनों की तलाश में थी, और उनका उद्देश्य ये था कि यहाँ से जो है सस्ते दामों पर माल खरीद लें और वापस अपने यूरोप में ले जाकर उन्हें अच्छी कीमत पर जो है बेच सकें। भारत में उत्पादित उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले कपास और रेशम का यूरोप में एक बड़ा बाजार था। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे। ये आपको ध्यान रखना है कि जो है ये कंपनियों का आगमन जो था वो कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, और इन यूरोपियों के जो है पहले से ही व्यापारिक संबंध थे, बहुत पुराने संबंध थे भारत से। तो मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक वर्षों से चल रहा था। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जो है ऐसा क्या, यानी ऐसी कौन सी घटना घटित हुई कि इन लोगों के जो है नए सिरे से जो है मार्ग बनाने पड़े। तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि यूरोपियों को एशिया से व्यापार के लिए उन्हें नए सिरे से जो है खोज करनी पड़ी, नए मार्ग की खोज करनी पड़ी। तो देखेंगे क्या हुआ था कि जब वर्ष 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तब से पूर्व और पश्चिम के बीच के पुराने व्यापार के मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। देखो, तुर्कों के नियंत्रण में आ गए तो क्या हुआ कि उन लोगों ने जो है जो व्यापार के मार्ग थे वो जो है बंद कर दिए थे। आप ऐसे समझ सकते हैं। आगे देखेंगे इस तरह पूर्वी देशों और यूरोप के बीच व्यापारिक जो है पारंपरिक व्यापारिक मार्ग थे उन पर जो है अंकुश लग गया, यानी वो बंद हो गए। इस प्रकार की उत्पन्न परिस्थितियों के कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस द्वीप यानी मसाले के जो द्वीप है उनके लिए नए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे थे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखेंगे। देखो, जो नए नए मार्गों की जो है खोज कर रहे थे ये व्यापारी लोग, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसकी खोज में एक स्पेन का जो है एक नाविक था, उसका नाम कोलंबस था। तो वो सबसे पहले 1492 ईस्वी में जो है भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन उसका क्या हुआ कि वो रास्ता भटक गया और वह अमेरिका चला गया। तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि स्पेन का नाविक जो कोलंबस था उसने 1492 ईस्वी में जो है अमेरिका की खोज की थी। इसी तरह एक जो है इसी तरह एक जो है पुर्तगाल का नाविक था वास्को डी गामा। तो आप उसके बारे में बोलेंगे कि 1498 में जो है पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा था, वह एक नया समुद्री मार्ग उसने खोज निकाला था, जिससे वह उत्तमाशा अंतरिप यानी जिसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए जो है भारत का एक कालीकट बंदरगाह है, यानी केरल में पड़ता है, उस पर पहुंच गया था। चलिए आगे देखेंगे। सर्वप्रथम 20 मई 1498 में, और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब वास्को डी गामा जो है यहाँ पे कालीकट जो बंदरगाह था यहाँ पर जब आया था, तो यहाँ पे एक हिंदू शासक था, उसका नाम था जो है जमोरिन। उसने इसका जो है पुर्तगाली जो नाविक था वास्को डी गामा, इसका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया था। ठीक है। तो आगे देखेंगे। सर्वप्रथम 20 मई 1498 में वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक उत्तमाशा अंतरिप का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी था अब्दुल मजीद, उसकी सहायता से जो है भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। देखो, यहाँ पे देख लो जो है वास्को डी गामा की जो है फोटो है। आगे देखेंगे। जहां कालीकट के हिंदू शासक उपाधि जमोरिन ने उनका स्वागत किया। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। ठीक है। वास्को डी गामा ने जो है कालीकट के जो राजा थे उनसे व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया। अंततः वास्को डी गामा जिस पर्ची को लेकर वापस स्वदेश लौटेगा वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिकेगी। ठीक है। जो अधिकार प्राप्त, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो अधिकार प्राप्त किया था तो उसमें ऐसा बताया गया कि यहाँ से व्यापार करके जो यहाँ से जो माल लेकर जाएगा वहां पे वह वस्तु 60 गुने दामों पर अधिक मिलेगी, यानी इतना मुनाफा मिलेगा इन्हें। तो आगे देखेंगे। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है। अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाई। तो आप बोल सकते हैं कि जो है प्रथम पुर्तगाली जो फैक्ट्री लगी थी वो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा ने जो है लगाई थी कोचीन में। ठीक है। आगे देखेंगे। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई, जिसके तहत भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई।
इस संदर्भ में प्रथम गवर्नर अल्मीड़ा बनाया गया। ठीक है, जो प्रथम जो गवर्नर बनाया गया था वो फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा इसका नाम था। तो इसको जो है प्रथम गवर्नर बनाया गया पुर्तगालियों का। ठीक है, और जो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था वो उसका जो है शासनकाल रहेगा वो 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक रहने वाला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया इसे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को। और कोचीन का दुर्गीकरण किया और अपना मुख्यालय बनाया। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने कोचीन का दुर्गीकरण किया और इसी को अपना जो है हेडक्वार्टर बनाया। 1508 और 9 ईस्वी में इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखेंगे अल्बुकर्क। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बाद में जो है अल्बुकर्क आया और इसका शासनकाल रहेगा 1509 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक। तो अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और किलेबंदी करवा दी। एक शक्ति के केंद्र के रूप में विकास हुआ। अब इसके बाद में देखेंगे, देखो अल्बुकर्क के बाद में देखेंगे वास्को ड गामा, क्योंकि वास्को ड गामा ने भी यहाँ पे शासन किया था 1524 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वास्को ड गामा 1524 से 1529 ईस्वी तक यहाँ का गवर्नर रहा। ठीक है, और 1529 ईस्वी में गोवा में इसकी जो है मृत्यु हो गई, गोवा में। और आपको ध्यान रखना है कि गोवा में ही वास्को ड गामा की कब्र बनाई गई। और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो सेंट जेवियर यानी जो ईसाई संत हैं इनकी भी कब्र गोवा में ही है। आगे देखेंगे नूनो दी कुन्ना। देखो वास्को ड गामा के बाद में नूनो दी कुन्ना ने शासन किया। नूनो दी कुन्ना इसका शासनकाल देखेंगे 1529 से लेकर 1538 ईस्वी तक। यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। अल्बुकर्क के बाद में जो है यही जो उत्तराधिकारी बना था। यह 1530 ईस्वी कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, आप देखेंगे कि 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को इसने अपनी राजधानी बनाया था। किसने? नूनो दी कुन्ना ने। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही नाम है, देख लेना। आगे देखेंगे कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। आगे कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं कि जो है पुर्तगालियों की देन क्या क्या है भारत में, जो है पुर्तगालियों की क्या देन है। तो भारत में जो देखो प्रेस है, जो छापा खाना है, प्रिंटिंग प्रेस आप बोल सकते हैं, तो वो पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई। आपको ध्यान रखना है कि जो है तंबाकू की खेती सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने शुरू करवाई और फिर उत्तर भारत में शाहजहां के काल में आई। और देखेंगे भारत में जैसे पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती पुर्तगालियों की देन थी। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई द्वीप को दहेज के रूप में दे दिया था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के एक राजा थे चार्ल्स द्वितीय, उनका जो विवाह हुआ था वो पुर्तगाली एक राजकुमारी थी कैथरीन, उनके साथ में हुआ था और पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में उस चार्ल्स द्वितीय को बंबई द्वीप को दहेज में दे दिया था। और थोड़ा सा देखो ध्यान रखेंगे 1668 ईस्वी में, यानी 1661 ईस्वी में जो है विवाह हुआ था और उसके 7 साल बाद 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर जो है बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे भारत में सर्वप्रथम आने वाले पुर्तगाली थे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम भारत में आने वाले पुर्तगाली थे और अंत में भी यही गए थे, यानी 1961 में ये गए थे। 1498 में सर्वप्रथम पुर्तगाली आया था वास्को ड गामा और सबसे लास्ट में 1961 में ये वापस गए थे। आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखो जो पढ़ लिया है उसी को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो अल्मीड़ा के बारे में देखेंगे। फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा, इसका शासनकाल कितना था? 1505 से 1509 ईस्वी तक। और मिस्र, तुर्की एवं गुजरात की संयुक्त मुस्लिम जल सेना को पराजित किया था इसने। कोचीन का दुर्गीकरण किया था इसने। कैन्नौर में पुर्तगाल फैक्ट्री की स्थापना की थी। अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बारे में देख लेते हैं। इसका शासनकाल 1509 से 1500 ईस्वी तक रहा था। तो थोड़ा सा देखेंगे कि 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना की थी इसने। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाता है पुर्तगाली सत्ता का तो वो अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। अब देखो नूनो दी कुन्ना के बारे में देखेंगे। इसका शासनकाल 1529 से 1538 ईस्वी तक रहा था। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कोचीन के स्थान पर गोवा को अपनी राजधानी बनाया था इसने। पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया था। हुगली एवं सैंथोम में पुर्तगाली कारखाना की स्थापना की थी इसने। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही रखते हैं और इसके बाद में हम पार्ट 2 में जो भी हमारा शेष पार्ट बचा हुआ है उसको हम शेष जो पार्ट 2 में कवर करेंगे। जैसे डचों का आगमन किस तरीके से हुआ और किस तरीके से अंग्रेज भारत में आए। अंग्रेजों, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजों के जो है काफ़ी महत्वपूर्ण कंपनियां इन्होंने लगाई थी, तो इन पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अंग्रेजों पर, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में डेनिश और फ्रांसीसी और स्वीडिश इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों,
अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कुछ भी आप जो भी आपके व्यू हो तो आप अपने व्यू कमेंट में रख सकते हैं, जो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और अपने विचार वहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।